नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर आज हमारी रहेगी कक्षा 11 की अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 7 की ये क्लास। दोनों छोटे छोटे चैप्टर है दोस्तों, तो दोनों जो चैप्टर है वो एक ही क्लास के अंदर हम देखेंगे और दोनों एक ही टॉपिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अध्याय नंबर 6 है और राजस्थान का आर्थिक विकास ये है अध्याय नंबर 7। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए और एनसीईआरटी के बेस पर हम ये क्लास है वो देखने वाले हैं। और जो आपकी कक्षा 11 के अंदर जो मैटर दिया गया, जो आंकड़े दिए गए, वो ही आंकड़े यहां पर रखेंगे। जो करंट में आंकड़े हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि अगर करंट में बता दिए तो कक्षा 11 के आंकड़े वहां से अलग हो जाएंगे। इसलिए करंट की क्लास के अंदर है जो हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास है उसकी करंट की अलग क्लास रहेगी, उसके अंदर चर्चा कर लेंगे। दोस्तों आप सभी साथी अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर जो साथी कक्षा 6 से 10 तक की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप क्लासेस ले सकते हैं। रही बात इन नोट्सों की, तो नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, वहां पर जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं स्टोर से। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था कक्षा 6 के बारे में। कक्षा 6 अध्याय नंबर 6 है दोस्तों, वो देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है राजस्थान की। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.07% है जो ग्रामीण है। ये 2011 के अनुसार आंकड़े में चल रहा है मित्रों। 75.07% क्या है? ग्रामीण है। भारत में 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, जिसे राजस्थान ने भी क्या किया है? आत्मसात किया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की। तो चलिए मित्रों राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं। सकल घरेलू उत्पादन में विकास क्षेत्रों की भूमिका में बदलाव। देखिए क्या क्या बदलाव हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 1991-92 में था 39.21%। कृषि क्षेत्र का ये कितना है? 39.21%। अब देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत वर्ष 2005-6 के अंदर ये घटकर कितना हो गया? 39.21 से आ गया 27.52% पर। और 2011-12 में ये घटकर कहां पर आ गया है? 22.09% हो गई। दोस्तों तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011-12 का आपके सामने है। अब हम बात करते हैं यहां पर स्थिर कीमतों जो सेवा क्षेत्र है उसकी। तो सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 1991-92 में था 39.53% था। वर्ष 2005-6 में यह बढ़कर कितना हो गया? 42.76% हो गया। और वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर कितना हो गया? 48.06% हो गया। तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर वो क्या है? बढ़ रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र का। तो देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 91-92 में था 21.27%। 21.27%, जो वर्ष 2005-6 में बढ़कर 29.72% हो गया और वर्ष 2011 में बढ़कर 29.85% हो गया। तो देखिए यहां पर उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है। 1991-92 में था ये 21.27% और वर्तमान में हो गया 29.85%, जबकि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या है? घट रहा है। दोस्तों 2 नंबर पे आती है हमारे आर्थिक विकास दर। दोस्तों आर्थिक विकास दर स्थिर कीमतों पर 2005-6 में 6.07% थी। वैश्विक मंदी 2008 के कारण विकास दर में क्या आई? कमी आई। दोस्तों बात करें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की,
तो राजस्थान में 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी? 412 रुपए थी दोस्तों। प्रचलित मूल्यों के ऊपर है ये 412 रुपए 1960-61 के अंदर दोस्तों वार्षिक। 2001 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर थी 13,020 रुपए और 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर थी 27,421 रुपए दोस्तों। यह है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। आगे हम बात करें योजनाबद्ध विकास का मार्ग। यहां पर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आपके अध्याय 7 के अंदर आ जाएगी। 1 से लेकर जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में अध्याय 7 के अंदर अध्ययन करेंगे। यहां पर नॉर्मल जानकारी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक चली दोस्तों। अब बात करते हैं उदारीकरण अर्थव्यवस्था की। तो देखिए भारत में 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की क्या होती है, शुरुआत हुई, जिसे राजस्थान ने भी किया आत्मसात किया दोस्तों। राज्य बजट 2010-11 में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम में 10% पूंजी के विनिवेश की घोषणा आर्थिक उदारीकरण की ओर क्या है, बढ़ता क्रम है और यह दिनों दिन क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं क्षेत्रीय असंतुलन की। देखिए आर्थिक उदारीकरण में अधिकांश पूंजी निवेशक जयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर और जोधपुर आदि जिलों में आकर्षित हुए। जो भी पूंजी निवेशक आए वो मुख्य रूप से 5 जिलों में हुए दोस्तों, जयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर और जोधपुर में। जबकि हम बात करें सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, बारां या जो मरुस्थलीय जिले हैं, जोधपुर को छोड़ दो, बाकी जो मरुस्थलीय जिले हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है, यहां पर विकास की दौड़ में ये क्या है, इन 5 जिलों से क्या है, पिछड़ गए दोस्तों। अब बात करते हैं अकाल और सूखा की। तो राजस्थान में 1981-82 से लेकर 2-3 वर्षों यानी 1983-84, 90-91, 94-95 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में सदैव अकाल व सूखे की स्थिति रही है। जब अकाल व सूखे की स्थिति रहेगी तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बात करें ऋण ग्रस्तता की तो राजस्व घाटा 2005-6 में 660 करोड़ था राजस्थान, जबकि 2010-11 में यह बढ़कर 1090 करोड़ हो गया। बात करें राजकोषीय घाटे की तो 2005-6 में था 5150 करोड़ और 2011-12 में यह बढ़कर कितना हो गया, 8083 करोड़ दोस्तों। अब बात करते हैं आगे हम चलकर जनसंख्या की। राजस्थान में जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो जनसंख्या का आकार देखिए राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ मतलब 6,85,48,437 थी। भारत की कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 1,21,08,54,977। यहां पे करोड़ नहीं है दोस्तों, थी दोस्तों, एक पॉइंट यहां पे 121 करोड़ लिख सकते हैं आप, 121.08 करोड़ दोस्तों। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5.66% है दोस्तों। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर जिले में कितनी है, 66.26 लाख, 66.26 लाख, 66,26,178 जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या। सर न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान में जो न्यूनतम जनसंख्या है वो है आपके जैसलमेर जिले के अंदर, कितनी है, 6.69 लाख, 6.69 लाख, 6,69,919 दोस्तों। अब बात करें यहां पर जनसंख्या की करें तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की। वर्ष 1951 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या थी 1.60 करोड़ दोस्तों, 1.60 करोड़, जिसमें दशकीय वृद्धि दर 15.20% रही, 15.20% क्या रही, दशकीय वृद्धि दर रही। राजस्थान की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 1981 में थी 32.97%, सर्वाधिक। अब देखिए
राजस्थान में 2001 से 2011 में दशक में जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.31% दोस्तों। और बाड़मेर जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर आंकी गई 2001 से 2011 में, वो थी 32.55%। गंगानगर जिले में सबसे कम वृद्धि दर रही, कितनी रही? 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या 5 जो नोट्स बन रहे हैं, पांचों के पांचों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे चलकर हम जनसंख्या घनत्व की। राजस्थान में 1951 के अंदर जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 के अंदर जो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है वो है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 2001 में जनसंख्या घनत्व था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान विधानसभा में कितने विधायक चुनकर जाते हैं? 200, और 200 ही राजस्थान का है जनसंख्या घनत्व दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो जयपुर जिले का है, कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर भी आपके पांचों के पांचों जो ये नोट्स बन रहे हैं ये टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं लिंगानुपात की। तो राजस्थान की जनसंख्या 2000 जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात था 921, और राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928 है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके, ये दो है, यहां से क्वेश्चन 928 सबको याद है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कितना है लिंगानुपात डूंगरपुर का? 994। 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं डूंगरपुर में। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है दोस्तों। कितना है लिंगानुपात? 846 है धौलपुर का। तो यह हो गया आपका लिंगानुपात। बात कर लेते हैं साक्षरता दर की, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए राजस्थान में 1991 के अंदर साक्षरता दर थी 38.55%। राजस्थान में 2001 में साक्षरता दर थी 60.41%। राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर थी 66.1%। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करें पुरुष साक्षरता की, तो राजस्थान के अंदर जो पुरुष साक्षरता है वो थी 79.2%। कितनी थी? 2011 के अनुसार बात हो रही है, ये 79.2%। और महिला साक्षरता है वो है 52.1% 2011 के अनुसार। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता राजस्थान के थी कोटा जिले में 2011 के अनुसार। कितनी? 76.6%। 2 नंबर पर था जयपुर जिसमें थी 75.5% साक्षरता। झुंझुनू में है 74.1% साक्षरता। और 4 नंबर पे आता है सीकर जिसकी साक्षरता है 71.9% दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की, जिसमें नाम आता है जालोर का। सबसे कम साक्षर जिला बात करें राजस्थान का तो वो है जालोर जिला दोस्तों, जिसकी साक्षरता है 54.9%। यह है आपकी साक्षरता स्थिति, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहां से। आगे चलिए, अब आता है हमारे कक्षा 11 का अध्याय नंबर 7, जो है राजस्थान का आर्थिक विकास से रिलेटेड अध्याय। संपूर्ण जो एनसीईआरटी है आपका बेस, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है, क्योंकि आरबीएससी के जो अकॉर्डिंग हमारी क्लासें थी वो हमारी पहले हो चुकी है। कक्षा 6 से 10 तक का जो हमने अध्ययन किया वहां पर आर्थिक विकास के बारे में हमने देख लिया था, संपूर्ण अध्ययन है जो कर लिया था। साथ में एनसीईआरटी भी आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो चलते हैं, आप एक बार कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी आज की अभी तक की। आगे चलते हैं अब अध्याय नंबर 7 की ओर। शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए 1951 से योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था।
और राजस्थान की पंचवर्षीय योजना और साथ में बहुत बार वार्षिक योजनाएं भी आई, तो उनमें कितना वास्तविक व्यय हुआ वो देखिए मित्रों। कौन सी पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि थी, कितना वास्तविक व्यय हुआ वो दिया जाएगा आपको करोड़ों के अंदर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य थी और 54.15 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया था राजस्थान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मध्य, जिसमें 102.74 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय रहा राजस्थान में। तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 66 के मध्य योजना अवधि थी इसकी, इसमें 212.7 करोड़ रुपए व्यय किए गए। बाद में आती है दोस्तों 3 वर्ष के लिए 1966, 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वार्षिक योजना। यहां पर ये 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक, जिनमें जो व्यय रहा वो रहा 136.76 करोड़ का। बाद में आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य, जिसमें 308.79 करोड़ व्यय रहा दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1979, जिसमें 857.62 करोड़ है वो वास्तविक व्यय रहा। वार्षिक पांचवी योजना के बाद में आ जाती है आपकी वार्षिक योजना 1 साल के लिए 1979 से 1980 के मध्य, जिसमें 290.19 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय रहा। इसके बाद आती है छठी परियोजना 1980 से 85 के मध्य, जिसमें 2120 यानी 2120.45 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय राजस्थान के अंदर रहा। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय रहता है 1985 से 90 के मध्य, जिसके अंदर 3106.18 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय रहता है। फिर आती है वार्षिक योजना 2 साल के लिए 1990 से 91, 91 से 92 के लिए, जिसमें दोनों का वास्तविक व्यय रहा 2159.98 करोड़ रुपए। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97, जिसमें 11,998.97 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय राजस्थान का रहा। नवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1997 से 2002, जिसमें 19,566.82 करोड़ वास्तविक व्यय राजस्थान का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007, जिसमें 33,735.14 करोड़ वास्तविक व्यय राजस्थान का रहा दोस्तों। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी समयावधि थी 2007 से 2012, 2007 से लेकर 2012 तक, जिसमें 71,731.98 करोड़ वास्तविक व्यय रहा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में के मध्य रही, जिसमें 1,94,283.44 करोड़ रुपए वास्तविक व्यय राजस्थान में रहा दोस्तों। यह थी 12 पंचवर्षीय योजना, उनकी समयावधि और कितना व्यय राजस्थान के अंदर आर्थिक नियोजन के तहत किया गया दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे फैक्ट बनते हैं वो भी देख ले आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दो मुख्य, पहला तो कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जाए, मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करना। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली तो थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इस योजना यानी दूसरी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को क्या बनाया जाए, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अवस्था में जो अर्थव्यवस्था है वो पहुंचे। आगे चलिए बात करते हैं पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। और यह क्वेश्चन आया हुआ है,
गरीबी उन्मूलन की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में उठाई गई? 5वीं के अंदर। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास को। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र, अधिक समावेशी व धारणीय विकास। तीव्र गति के साथ अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। यह थी पंचवर्षीय योजनाएं। अब बात करते हैं औद्योगिक नीति की। राजस्थान के अंदर औद्योगिक नीति दोस्तों, औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से विकास करना। जो औद्योगिक उत्पादन है उसके अंदर क्या करना? तीव्र गति के साथ, तेज गति के साथ विकास करना दोस्तों। औद्योगिक नीति संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है। औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र का तेज गति से क्या होता है? विकास होता है। किसके माध्यम से? औद्योगिक नीति के माध्यम से, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे निजी हो, चाहे सहकारी हो दोस्तों। औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूंजी एवं साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है। किसके द्वारा? औद्योगिक नीति के द्वारा दोस्तों। अब चलिए मित्रों बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की। राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है ये 24 जून 1978 में आई। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? 24 जून 1978 को। राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति है जो दिसंबर 1990 में घोषित की गई, जिसे लागू अप्रैल 1991 को किया गया था। पहली 1978 में, दूसरी 1990 में आई, लागू हुई 1991 में। राजस्थान की जो तृतीय औद्योगिक नीति है यह 15 जून 1994 को लागू की गई थी। 15 जून 1994 को। राजस्थान की जो चतुर्थ औद्योगिक नीति है यह 4 जून 1998 को लागू की गई। ये 4 औद्योगिक नीतियां हो गई। और वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रही है उसकी हम बात करें तो राजस्थान की नई औद्योगिक नीति 2010, उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य बातें तो देखिए, इस औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। उद्देश्य क्या था इसका? प्रमुख उद्देश्य उत्पादन व सेवा क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करना। उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंदर निजी निवेश है, निजी निवेश किया जाए और उसके माध्यम से क्या किया जाए? आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त किया जाए। व्यूह रचना, क्या व्यूह रचना थी? व्यूह रचना का ध्येय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास करना तथा देशी व विदेशी निवेश में वृद्धि करना। इसके साथ ही बात करें व्यवसायिक वातावरण में सुधार की तो निजी और सार्वजनिक संपर्क को स्थापित व मजबूत करने के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता के अंदर औद्योगिक सलाहकार समिति की स्थापना की गई। तो व्यवसायिक वातावरण में सुधार कैसे होगा? जब औद्योगिक सलाहकार समिति होगी। किसकी अध्यक्षता में? जो उद्योग मंत्री है उसकी अध्यक्षता में। उच्च गुणवत्ता के आधारभूत ढांचे का विकास, इसके लिए आधारभूत ढांचागत विकास बोर्ड स्थापित किया गया औद्योगिक नीति 2010 के अनुसार। कौशल स्तर व रोजगार योग्यता का विकास करना, यह उद्देश्य था इसका कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में बदला जाए। जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में बदला जाए तथा सेवारत प्रशिक्षण के लिए ट्रेन टू गेन योजना लागू की गई। कौन सी? ट्रेन टू गेन दोस्तों। भूमि की आसान उपलब्धता, कोई उद्योगी, कोई जो पूंजी निवेशक आता है बाहर से तो उसको भूमि की आसानी के साथ उपलब्धता हो राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट उद्देश्य था उसका, वो था संकुल विकास यानी कि क्लस्टर डेवलपमेंट। राजस्थान सरकार पूरे राज्य में एमएसएमई के संकुल विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना है जो संचालित की जा रही है, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए।
अब बात करते हैं विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र है उनकी, जिनको हम सेज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है, जिनके अंदर देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है, जिसे देखिए डिम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देते हुए सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य शुल्कों से क्या रखा गया है, मुक्त रखा गया है। किनको? सेज को दोस्तों। राजस्थान में सीतापुरा कहां पर है? जयपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है और हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा देखिए मित्रों, जोधपुर के अंदर है हैंडीक्राफ्ट एवं गंवारगम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित। जयपुर के अंदर रिक्को महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट लिमिटेड प्राइवेट, इसके द्वारा पार्टनरशिप यानी पीपीपी के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है दोस्तों। ये थे सेज। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलों की दोस्तों। राजस्थान की प्रमुख फसलों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रबी की फसलें सरसों, चना, जौ, गेहूं, अलसी, गन्ना, तारामीरा, जीरा, धनिया, मटर, अफीम आदि फसलें राजस्थान के अंदर शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु में बोई जाती है। बात करें खरीफ की फसलों की तो बाजरा, जवार, मक्का, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, चावल, मूंग, मोट, अरहर, सूरजमुखी वर्षा पर आधारित यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है दोस्तों ये फसलें। आगे देखिए मित्रों, बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में क्या है? प्रथम स्थान है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद जौ के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? दूसरा स्थान है दोस्तों। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इनके अंदर क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है दोस्तों। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और कपास मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के अंदर बोई जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य के अंदर देखिए, राजस्थान में 1984 के अंदर जैसलमेर के सादेवाला क्षेत्र में खनिज तेल तथा जुलाई 1990 में डांडेवाला जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है जो प्राप्त हुए। इनसे आर्थिक विकास होगा दोस्तों। वर्ष 1983 में जैसलमेर के गोटारू नामक स्थान पर गैस के भंडार भी क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो ये थे आपका अध्याय नंबर 6 और 7। कैसे लगी आज की आपको ये क्लास? एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।